नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे उस खबर पर जिसने आज सुबह हर भारतीय की जेब पर सीधा प्रहार किया। आज 15 मई और आज आम आदमी के लिए सुबह की चाय कड़वी हो गई। वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 और डीजल 90.67 के पार जा चुका है। पेट्रोल पर 3.14 रुपए की महंगाई पड़ी तो डीजल 3.11 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ। ये पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही। विपक्ष का हमला साफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वसूली का आरोप लगाया, जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। दूसरी तरफ सरकार ने इस वृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय धन संकट के बीच वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल का परिणाम बताया। हालांकि तेल कंपनियों का तर्क है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक बाजार में आग लगा दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आग की तपिश सिर्फ आम आदमी ही झेलेगा। एक तरफ दूध के दाम बढ़े और अब ईंधन के दामों ने महंगाई की हैट्रिक पूरी कर दी है। सवाल बड़े गंभीर है और आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता डॉक्टर नितेन सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करेंगे। विवेक जी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तब तो उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में हलचल देखने को मिली, अब 4 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हो गई है जो जनता पर सीधे तौर से बड़ी मार माना जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आखिरकार ये मार जनता को क्यों? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो उसका लाभ जनता को नहीं मिलता जी। मिलता है, बिल्कुल मिलता है, दूसरे रूप में मिलता है। मैंने कई बार सुना विपक्ष के लोग कहते हैं कि पेट्रोलियम कंपनियां बड़ा मुनाफा कमा रही थी उस समय जी। तो मुनाफा कोई अपने घर लेके थोड़ी जा रही थी, ना इटली पहुंचा रही थी। वो मुनाफा इसी देश के विकास में लगता है। वो मुनाफा से देश में सड़कें बनती है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, देश में राफेल आता है, देश के संसाधन मजबूत होते हैं, तो वो मुनाफा भी इसी देश के काम आता है। और जो आज कच्चे तेल के दाम बिगड़े हैं उसका जो नुकसान हो रहा है, भाई जो भारत की पेट्रोलियम कंपनियां हैं सब सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती हैं। कोई व्यापारियों की कंपनियां नहीं कि वो उसको मुनाफा अपनी जेब में रख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वसूली कर रही है सरकार, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का दावा है कि अब आगे बढ़ने के लिए सिर्फ साइकिल का रास्ता चुनना पड़ेगा। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर भी? देखिए जी। जब राहुल गांधी कहते हैं कि वसूली कर रही है तो उनसे पूछना जाना चाहिए कि आपके समय में डीजल पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ते थे और कितनी बार बढ़े थे, और उस समय जो पेट्रोलियम कंपनियां पैसा पाती तो क्या करती थी। अभी संबित पात्रा जी ने पूछा है कि 11 करोड़ आमदनी है जी। 60 करोड़ विदेश यात्राओं पे खर्चा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो देश विरोधी तत्व है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या ये नंबर 2 का पैसा है? नहीं, बाकी आप बताइए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति है कि नहीं राहुल गांधी जी की? तो राहुल गांधी जी को तो कम से कम इस विषय पे बोलने का हक नहीं जी। अब रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी फिर घूम फिर के साइकिल पे आ जाते हैं। अरे भैया, अभी ज़माना इलेक्ट्रिक वाहनों का आ चुका है, उससे भी आगे हाइड्रोजन वाहन आ चुके हैं, हाइड्रोजन ट्रेन आ चुकी है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं?
मैं बार बार अपने समाजवादी मित्रों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो भाई, एक राम तेरी गंगा मैली एक पिक्चर थी, उसमें एक डायलॉग है कि गंगा कलकत्ते से बनारस नहीं जाती। तो अब विकास के और तकनीक के जिस दौर में भारत आ चुका है, वहाँ से बैलगाड़ी युग में थोड़ी जाएगा। ये लोग बार बार कहते कि ईवीएम हटा करके मतपेटियाँ लाइए ताकि उसमें ये लोग शंका कर सके, उसमें स्याही फेंक सके, बूथ कैप्चरिंग कर सकें। अब वो नहीं होने वाला है। इस तकनीक में और क्या तकनीक जुड़ सकती है उसकी बात करें तो समझ में आता है। अब गंगा कलकत्ते से बनारस नहीं जाएंगी, ये माइंडसेट लोगों को बना लेना चाहिए। भाई ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले अपील कर दी कि भाई डीजल पेट्रोल कम खर्च करो जी। खाने के तेल तक के लिए उन्होंने कहा कम खर्चा करो। सोना साल भर तक मत खरीदो, बिल्कुल, जिससे विदेशी मुद्रा के भंडार पे इफेक्ट आता हो, क्योंकि ये चीज़ें भारत में होती नहीं, भारत इसको आयात करता है। तो इसमें जो विपक्ष का है तोबा है और आवश्यक है। और फिर 4-5 साल के बाद ये कीमतें बढ़ी हैं। आप देख लीजिए विश्व में कच्चे तेल के दाम में कितना उछाल आया है। दुनिया में सबसे कम दाम मूल्य वृद्धि हमने की है। अगल बगल के देशों का हाल देख लीजिए। सीमित और नियंत्रित मूल्य रखा है हमने, और फिर उस राजस्व का उपयोग इसी देश में तो हो रहा है। आज कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये पैसा इटली जा रहा है। नितिन जी बैठे, मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, नितिन जी नाराज हो जाते हैं, हमारे मित्र हैं, ठीक है जी। तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि पैसा किसी घर परिवार में जा रहा है, देश के विकास में लग रहा है, उसका लाभ तो जनता को मिल ही रहा है। ठीक है जी। नितिन जी, जब दूध के दाम बढ़े, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े, तो अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि साइकिल ही विकल्प है। लेकिन अभी आपने सुना कि भारत में साइकिल से अर्थव्यवस्था अब नहीं दौड़ सकती, और ये दावे बेवजह सिर्फ कहने के लिए कह दिए जा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? नितिन जी, जी धन्यवाद स्नेहा जी। जी अभी हमारे मित्र ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, और ये जो इससे पेट्रोलियम कंपनी को मुनाफा होता है वो देश के विकास में लगता है, वो इटली नहीं जाता है। कब इटली जाता था मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि इन लोगों के नेटवर्क ज्यादा अच्छे हैं, संघ परिवार के केंद्र में हैं, तो वो ये ज्यादा बेटर बता सकते हैं जी कि कब जाता था और उस पर रिकवरी क्यों नहीं कराई। इतने सालों से सरकार में बैठे तो कम से कम रिकवरी करा लेते, कुछ एफआईआर होती। खैर वो उनके दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, तो ये लोग आपस में अपना इनका तालमेल ठीक रहता है, नहीं करेंगे कोई कार्रवाई। बस सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ कि अभी बताया कि ये ईवी का दौर आ गया है और हाइड्रोजन कारें आ गई हैं, लेकिन ये बात शायद ये अपनी सरकार में बैठे मंत्रियों को, अपने तमाम सारे गवर्नर्स को, इन लोगों को नहीं समझा पाए। ये लोग साइकिल लेकर के ही निकल पड़े। आप लोग तमाम विजुअल चला रहे हैं, तमाम चैनल चला रहे हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम सारे मंत्री जो साइकिल चला भी नहीं पा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, लेकिन साइकिल लेके निकल पड़े। विधानसभा कोई साइकिल से जा रहा है, कोई गवर्नर साहब साइकिल से आ रहे हैं। तो शायद अभी ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ये अभी अपने मंत्रियों को समझा नहीं पाए कि छोड़ो, इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल करिए, हाइड्रोजन कारों का इस्तेमाल करिए, बुलेट ट्रेन चलने लगी है जिसका दावा किया था, बुलेट ट्रेन से आइए, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे थे वो करिए। मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूँ। ये जो विकास का पैसा है, अभी तो क्रूड ऑयल उस रेट पे पहुंचे नहीं जिस हाईएस्ट रेट पे 2008 पे पहुंच गया था। क्रूड ऑयल की जो 2008 में कीमत थी वो $147 प्रति बैरल तक पहुंची थी। अभी तो 107 $105 प्रति बैरल तक पहुंची है। उस समय जो पेट्रोल की कीमत थी जब 147 तक पहुंची थी, उस समय हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें क्या थी? 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, 56 रुपए। तब तो इसलिए बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आज बढ़ोतरी
इतने बड़े पैमाने पे 800 रुपए के ऊपर आप डीजल पेट्रोल बेच रहे हो। और दूसरी बात, जब आपने कोरोना कार्यकाल में देखा होगा कि कच्चे तेल की कीमतें बहुत घट करके $25 प्रति बैरल तक आ गई थी कुछ दिनों तक, और उससे नीचे आ गई। उस समय क्या इस देश की जनता को कुछ विकास के नाम पर कुछ राहत दी गई थी क्या, कि कुछ महंगाई कम कर दी गई थी पेट्रोल डीजल के? तो ये जब घटता है तो घटाया नहीं जाता है, बढ़ता है तो इतना बढ़ाया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है कि बढ़ाने के नाम पर। सच्चाई ये है कि अभी अभी 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव होके आए, उससे लड़ करके आए, और उस चुनाव की बात तो एक औपचारिक परंपरा हमेशा से रही है कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई जाती है। अब बढ़ाए जाते किस वजह से? अभी तो एक डर दिखा दिया गया, युद्ध। युद्ध कौन लड़ रहा है? भारत का युद्ध लड़ रहा है। युद्ध लड़ रहा था इजराइल और ईरान। जी 5वां पैर डाल के कूद पड़ा था अमेरिका। हार्मोज तब बंद हुआ था, हार्मोज जब पहली बार बंद किया गया था तभी, और अमेरिका ने उसमें दबाव बनाया था कि आप विड्रा हो जाइए, आप लोग बात मत करिए। अगर मोदी जी तो विश्व गुरु, गुरुओं के गुरु, महागुरु, गुरु घंटाल, तो ये तो हम दस्ता कर लेते, जिनकी एक गांठ पर रूस और उसका पड़ोसी देश तुरंत युद्ध रोक लेता है कुछ समय के लिए, जब तक मोदी जी अपने लोगों को नहीं लाएंगे। या अमेरिका को कह के गए ट्रम्प हमारे मित्र, वो इजराइल हमारा दोस्त, जहां युद्ध शुरू होने के 4 दिन पहले होकर के आए थे, और ईरान तो पुराना दोस्त है भारत का, करके मध्यस्थता बीच का रास्ता निकाल देते हैं। वो तो कर नहीं रहे, आज बता रहे। और अभी ये बात युद्ध तो कब से शुरू हो गया था, हार्मोज उसके बहुत पहले बंद हो गया था, लेकिन तब तक जब तक अभी 4 मई तक तो कोई याद नहीं आया कि हजारों गाड़ियों का काफिला, पूरे देश के मंत्री, पूरे प्रदेश के, उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बंगाल उड़ीसा घूम रहे थे। जी पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, और आप सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, ये बात है। सीधी सीधी बात जनता पार्टी के कहावत से विकास होती, पर उपदेश कुशल बहुत थे। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, सत्संग बहुत अच्छा कराते हैं, इनकी बात माने पूरा देश सन्यासी हो जाए, पूरा देश सारी अपनी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग दीजिए, आप सारे भोजन पानी की कल्पना छोड़ दीजिए, हवा पानी के सारे, योगा के सारे जिए। लेकिन मोदी जी को मत बताइए कि वो करें। वो पहले मंच से भाषण करेंगे, ये पेट्रोल बचाइए, उसके तुरंत बाद मंच से उतरेंगे, फिर एक भारी रोड शो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मत बताइए कि आप वोट। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बहुत छोटे से पद पर प्रदेश के कार्यसमिति नामित होता है, एक बोर्ड का, वो हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर के मध्य प्रदेश में चला आता है, वो क्या मत बताइए। सिर्फ टीवी और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में आप एक घोषणा करेंगे कि वो हमने गाड़ियों का काफिला आज आधा कर दिया है। बहुत सुंदर बात है। आज सुबह मैं पार्क में टहल रहा था तो एक ज्ञानी बाबा मुझे बता रहे थे, आप अपने घर में सर्फ एक्सेल जरूर यूज करते होते होंगे, आप विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको देसी प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। वो ये नहीं बताएंगे कि मोदी जी काफिले में जो 3 गाड़ियां जिसमें खुद मोदी जी बैठते हैं वो किस कंपनी की गाड़ी है, मोदी जी चश्मा कौन सी कंपनी के लगाते हैं, मोदी जी घड़ी कौन सी कंपनी के लगाते हैं। इसलिए दूसरों को ज्ञान देना तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा देते हैं। और ये वो ठीक है नितिन जी, जब ये विपक्ष इसका जवाब लेंगे विवेक जी से। और इनकी एक वो सिलेंडर रानी मंत्री सिलेंडर सर में रख करके पार्लियामेंट स्ट्रीट पर के डांस करती थी। आप विपक्ष बोल भी नहीं सकता है, विपक्ष को बिल्कुल मौन होना चाहिए। हमें हर बात पे कहना चाहिए वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, ठीक है मोदी जी वाह। नितिन जी, इसका जवाब लेंगे विवेक जी से, लेकिन उससे पहले अंशुमान जी का विश्लेषण लेते हैं। अंशुमान जी, एक तरफ दूध की कीमतों में उछाल, दूसरी तरफ आज पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी स्थिति संकट वाली है, और इसकी वजह भाजपा सरकार है, क्योंकि सरकार अपने लिए तो सब कुछ इंतजाम पहले की, और जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद उन्हें अब याद आ रहे हैं देश। स्नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज भोजशाला पे हिंदू पक्ष की विजय हुई है, और वहां पे मंदिर है, ऐसी बातों को
जो हम कहते आए थे उसको बल मिला है। दूसरी बात, अब आते हैं जो महंगाई बढ़ रही है, तो देखिए वैश्विक जो दबाव है, जिस प्रकार से हुर्मुज का रास्ता बंद हुआ है, ब्लॉक हुआ है, तो ये दबाव सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं है, ये दबाव दुनिया के सभी देशों पर है। बस एक अमेरिका और चीन एक ऐसे समृद्ध देश हैं जो इस संकट में भी अपनी व्यवस्थाओं को कुछ काफ़ी हद तक सही कर पा रहे हैं। अमेरिका तो विशेष तौर पे इसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है, उसको अपना एक राज्य, एक अपना प्रदेश घोषित कर दिया है जी। तो उसको तो और आसानी है। लेकिन जो ये बंद हुआ है इससे सब पे प्रभाव है। महंगाई की जो दरें हैं वो यूरोप में बढ़ी हैं, अफ्रीका में बढ़ी हैं, मिडिल ईस्ट खुद उससे प्रभावित हो रहा है, पूरा एशिया उससे परेशान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश उससे परेशान है। इसमें हम अकेले शिकार नहीं हैं। और प्रधानमंत्री की जो अपील है कि वो सोने को उन्होंने खरीद के लिए 1 साल के लिए टालने के लिए कहा है, तो मैं बता दूं, मैं बहुत समय से इस बात पे बल देता आ रहा हूं कि जब जब सोने के दाम बढ़ते हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर जनता इस चीज को नकार दे, इस चीज से बचने का प्रयास करे, तो सोने के लिए जो गोल्ड माफिया हैं, इस सोने की कीमत कभी भी आगे बढ़े ना। हम असामान्य रूप से सोने की महंगी कीमतों को दे करके सोना खरीदने को बाध्य हुए हैं इन्हीं लोगों के कारण। और आज अगर हम इसका निर्णय प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं कि सोने की खरीद पे रोक लगनी ही चाहिए जी। दूसरी चीज रही बात कि डीजल पेट्रोल के दाम, देखिए ये बढ़ने ही थे, लोगों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए था। अब चाहे आप इसको चुनाव से जोड़ लें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव था, तमिलनाडु में चुनाव था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे क्या कहते हैं तेल के दाम बढ़ने नहीं दिए, और अब चूंकि चुनाव खत्म हो गए हैं तो इसको लेकर के दाम बढ़ाए गए हैं। देखिए दबाव एक उच्चतम स्तर तक पहुँच चुका है। हम भारत सरकार ने इस पर कड़ी निगरानी रखी और बहुत आशा रखी कि शायद इस युद्ध में कुछ बदलाव हो, हुर्मुज खुले और भारत का तेल आने में उसको आसानी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत दबाव है इकोनॉमी पे, हम इकोनॉमिकल रूप से टूट ना जाएं, हमारा देश अस्थिरता के दौर में वापस ना चला जाए, हम फिर से जो विकसित होने की राह पकड़ रहे थे कहीं हमारी स्थिति विकासशील देशों की में भी पीछे ना हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री का ये जो कहना है इस पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए ये निर्णय लिया गया है, वाकई पश्चिम एशिया संकट ही एकमात्र कारण नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार अपने आप में एक बड़ी वजह है जिस प्रकार से हमारा धन का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए बड़े बड़े पुल बने, उनमें दरार आ गई, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने, उनमें लंबी लंबी दरारें आ गई हैं। ऊर्जा का जो प्रयोग है, मैं बताऊं प्रधानमंत्री देख रहे हैं ये आईपीएल रात में क्यों करा रहे हैं, इतनी बिजली इतनी खर्च होती है, इतनी ऊर्जा खर्च होती है, क्यों नहीं इस पे काम किया जाता है? क्या इसलिए इसमें नहीं रोक लग पा रही क्योंकि अमित शाह जी के बेटे जय शाह उसके चेयरमैन है आईसीसी के, उनका इंटरेस्ट है उसमें? जनता को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया से थोड़ा बाज आना चाहिए। आप दिखावे का काम ना करें कि प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं या कुछ। देखिए ये अच्छी बात है आप, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जी। उनके ऊपर खतरे आज से नहीं है, बहुत समय से खतरे हैं, और तमाम देश के अंदर ही नहीं देश के बाहर से भी खतरे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कंप्रोमाइज़ करने के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो 2 गाड़ियों से चलें, फिर भी उन्होंने इस तरह से निर्णय लिया है तो बड़ा साहसिक निर्णय है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, चिंता इस चीज़ की है कि हम करने को तैयार हैं, आम जनता से आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चाहे ब्रजेश सिंह के काफिले हों, चाहे धनंजय सिंह के काफिले हों, बड़े बड़े लोगों के काफिले हों, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। राजनेताओं के अभी कुछ उन्होंने तो अभी एमपी के वीडियो आए थे, 700 800 गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल सरकार सख्ती करे, कुछ नियम बनाए इसके, और बहुत आवश्यक है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देखिए आप हमेशा सक्षम नहीं रहेंगे। भारत की जनसंख्या सबसे बड़ा आतंकवाद है, सबसे बड़ा खतरा है पूरी हमारे देश के लिए। इस पे काम करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपनी आबादी सीमित नहीं करेंगे, उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, आपकी कोई भी जरूरत कभी कम नहीं होगी। ऊर्जा की जरूरत है, खाद्यान्न की जरूरत है, रहन सहन की जरूरत है, तमाम चीजों की जरूरत है, आप उसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि सरकार अगर वास्तव में ये मान रही है कि ये आज खतरा है तो ये खतरा आने वाले समय भी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है स्नेहा जी, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति पे पूर्ण रूप से और सख्ती से अब अमल कर लेना चाहिए, नहीं तो देश की बर्बादी तय है, ये देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। और दूसरी चिंता मेरी ये है, देखिए अभी हाल में ही चीन और अमेरिका के बीच में संबंध हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति चीन गए हैं,
जिस प्रकार की वहां से सूचनाएं आ रही हैं, दोनों में नजदीकियां बढ़ रही हैं, कुछ मामलों में सहमति बन गई है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम अपने पड़ोसियों से भी घिर चुके हैं, जहां पे अमेरिका या चीन का सीधा दखल है। आज हम बहुत घिरते चले जा रहे हैं, हमारे साथ परेशानी बहुत है। तो इसमें भी हमारे लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि यही हो सकती है कि हम स्वदेशी की तरफ बढ़ें। लेकिन स्वदेशी हमारे जो हमको जो भी मिलते हैं, सामान मिलते हैं, हम उसके उपभोक्ता हैं अगर हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें भ्रष्टाचार के कारण उसमें गुणवत्ता में कमी ना आए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे और कीमतें भी ऐसी जो भारतीय जो लोग हैं, आम मध्यम वर्गीय परिवार है, तो उसको वहन कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था को बल देना चाहिए। लेकिन आप हमसे उम्मीद भी करें और कहें कि हम स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी की अच्छी क्वालिटी नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्या दें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? हर चीज में तो जहर है, रोज पकड़ा जाता है। तो आप भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाइए, जनसंख्या नियंत्रण करिए, ऊर्जा जरूरतें धीरे धीरे समान अपने आप हो जाएंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल बहुत कठिन संकट है और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ाएंगे, दूध के दाम जो बढ़े वो भी परेशानी के पैदा करेंगे, अनाज वनाज सब पैदा होगा, जो ट्रैवल होगा वो महंगा होगा, हर चीजों पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये जल्दी जल्दी सिमट जाए, युद्ध खत्म हो जाए, भारतवासियों को लाभ मिले। लेकिन सरकार को इस विषय पे बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा और सब्सिडी अगर दे पाने में सक्षम हो तो वो इस तरह से डीजल पेट्रोल में कुछ करें। नहीं तो ये जो मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं, तमाम लोगों को एजेंडे सब दे दिया जाता है कि फ्री की मुसलमानों को दे दी गई, फ्री की दलितों को दे दी गई, ओबीसी को दे दी गई, तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इनको बंद करें, ये सब देश का नुकसान कर रहे हैं। जी सुनील जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जिस तरीके से अब महंगाई की मार, जनता बेहाल, ये तमाम मुद्दे अब उठ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए स्नेहा जी, जब कभी डीजल और पेट्रोल बढ़ता है, हम 3 रुपये बात नहीं कर रहे हैं, उससे कितना ज़्यादा बोझ मीडियम क्लास और लोअर क्लास के ऊपर पड़ता है। पूरा ट्रांसपोर्ट हमारा जो है वो डीजल और पेट्रोल पर आज भी निर्भर है जी। भले ही तमाम गाड़ियां निर्मित होकर आ रही हैं, लेकिन आप गौर कीजिए, सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल ट्रांसपोर्ट में यूज किया जा रहा है। और मैं इस बात से नितिन जी जरूर सहमत हूँ, जब सरकार रेट बढ़ा देती है, कभी आप बता दीजिए परिवहन विभाग ने रेट बढ़ाए हो, डीजल पेट्रोल गिरा हो और यातायात पे कम किया गया हो, बता दीजिए। आज तक मैंने तो नहीं देखा अपने पत्रकारिता के जीवन में। अगर 5 रुपया परिवहन ने बढ़ा दिए हैं तो फिर 4 नहीं हुए, वो 6 हो गए, लेकिन 5 नहीं हुए हैं। तो इस तरह से डीजल और पेट्रोल पर बढ़ाना जनता के लिए एक महंगाई का बहुत बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ी समस्या इस देश में उन किसानों की मैं चर्चा करता हूँ स्नेहा जी, जिनकी अभी भी बहुत खेती डीजल पर ही निर्भर है। अगर आप महंगा कर देते हो तो वैसे ही किसान इस देश का बेहद परेशान है। आलू को देखिए हाल क्या हो गया है कि बुआई पैसे नहीं आ रहे, बीज पैसे नहीं आ रहे किसान को। अगर यही हाल रहा तो किसान कैसे अपनी फसल को उत्पादित करेगा और कैसे अन्नदाता सुखी होगा, खुद जिएगा और आपको जिलाएगा। कम से कम सरकार को चाहिए कि उन किसानों के लिए डीजल पेट्रोल में छूट होनी चाहिए जिनकी व्यवस्था खेती से संबंधित है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। डीजल पेट्रोल बढ़ा तो सबके लिए बढ़ गया है। मैं देखता हूँ राजधानी में अपने, बता दिए कितनी गाड़ियाँ कम हो गई। एक आदमी एक कार से घूम रहा है। क्या यही राष्ट्र प्रेम है? आपकी समझ में नहीं आ रहा। अगर समस्याएं हैं, बिल्कुल समस्याएं, मैं उन समस्याओं से प्रधानमंत्री की बातों से सहमत भी हूँ, लेकिन खाली अमल करने के लिए हम ही हैं, जनता ही है। आपको नहीं अमल करना चाहिए। किसी भी मंत्री के साथ देख लीजिए, स्नेहा जी, एक प्रमुख सचिव है, उसके पास एक गाड़ी राज संपत्ति विभाग की है, 4 गाड़ियां संबंधित विभागों उसके साथ लगी हुई, उनके बच्चों के साथ, बीवी के साथ, परिवार साथ। क्यों उस पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? सरकार देखिए लाल बत्ती को लेकर के वीआईपी कल्चर खत्म किया। आज आप देख रहे हो स्नेहा जी, 1 साल से एक लकड़ी गाड़ के उसमें नीली बत्ती छोटी सी लगा के ब्यूरोक्रेट्स और जो नहीं लगाने योग्य है वो भी अधिकारी शहर भर में घूम रहे हैं। मतलब उनको वीआईपी कल्चर आज भी पसंद आ रहा है। बस इतना हो गया कि वो लाइट बड़ी थी, ये लाइट छोटी हो गई है। इनको भी सोचना चाहिए कि सरकार में आज बैठे मंत्री हमारे लाल बत्ती नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन छोड़ करके चाहे डायरेक्टर हो चाहे एमडी हो, सब एक बत्ती लेकर शहर में घूम रहे हैं। और क्या हम देख रहे, सरकार नहीं देख रही है? सरकार को इन सब मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि डीजल और पेट्रोल ये पहिए हैं। और मैं मानता हूं कि गरीब आदमी के लिए, मीडियम क्लास के लिए तो बहुत ही 3 रुपये का निकालिए तो दाल चावल सब्जी यातायात सब पर बढ़ेंगे ना वो। और जो नितिन जी कहे साइकिलों पर लोग चलना शुरू किए हैं,
ये नाटक है। जो साइकिल दिखाई पड़ रहे हैं स्नेहा जी, ये खाली यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आए हैं। ऐसे केजरीवाल जी की सरकार में भी आपने देखा होगा, कुछ रिक्शे से आ रहे हैं, कुछ तांगे से आ रहे हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं विधायक, और उसके बाद कैसे निकले हैं। आपको तो विवेक जी को धन्यवाद देना चाहिए कि विवेक जी के नेता साइकिल सवार हो रहे हैं नितिन जी, लेकिन इस आपकी साइकिल पंचर करने वाले आपकी पार्टी में कम भी नहीं बैठे। मैं बार बार कहता हूं कि उस साइकिल इतनी आप हवा भरते हो, वहां कुछ ऐसे बीजेपी समर्थक नेता आपके वहां बैठे हुए हैं जो हवा पंचर कर रहे हैं और साइकिल को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपकी साइकिल पर बीजेपी लोग सवार होकर आ रहे हैं। उस साइकिल को सुरक्षित रखिए और अखिलेश जी को आगे बढ़ाइए। साइकिल स्वस्थ रखती है, मस्त रखती है जी। ठीक है विवेक जी, जी स्नेहा जी, बड़े गंभीर आरोप हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकट का बोझ या कोई भी संकट हो, हमेशा भाजपा सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के कंधे पर ही डाल देती है, खुद मजे में, और जनता को बेहाल छोड़ दिया जा रहा है। प्रधान जी आप अपनी बात पूरी कर लें। रखिए आप अपना पक्ष। सिन्हा जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद अमल किया। 2 गाड़ियों से भारत का प्रधानमंत्री अपने कार्यालय जा रहा है। क्या ये दृश्य कभी भारत में देखा है? सारे मंत्रियों ने, सारे उपमंत्रियों ने अपनी सुरक्षा काफिले में गाड़ियों की कटौती की। नितिन जी कह रहे थे कोई साइकिल से जा रहा था, उसी में कुछ लोग बुलेट से भी गए हैं, वो भी देख लिए होते। कुछ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से गए, वो भी देख लिए होते। खैर, ले दे के सिर्फ इतना है कि जो मामूली मूल्य वृद्धि है, ये कोई इतना विषय नहीं जिसको लेकर के विपक्ष इतना चिंतित है और हाय तौबा मचा रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां देश के सामने हैं, वैश्विक संकट है, और जिस तरह से कच्चे तेलों के दाम बिगड़े हुए हैं और अभी उस समस्या के समाधान की कोई स्थिति बनती दिख नहीं रही है, ऐसे में सरकार ने जो ये मामूली मूल्य वृद्धि की है, पेट्रोलियम कंपनियों ने कल ही सरकार के ऊपर क्या है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी सुनील जी कह रहे थे कि इसकी मार जो है वो सीधे जनता तक जाएगी। कहने को तो ये 3 रुपए बढ़े हैं, लेकिन आंकड़े बहुत लंबे हैं। नहीं, बिल्कुल सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी बात कहीं से काटूंगा नहीं, लेकिन इतनी मामूली मूल्य वृद्धि को ऐसा नहीं कि जनता को इससे एकदम बेहाल हो जाएगी। आज आप देख आइए, मैं कल गुजर रहा था कुछ शराब की दुकानों के बगल से, जी इतनी भीड़ दिख रही थी कि लग रहा था जैसे यहाँ शराब मुफ्त मिल रही है। तो आप जरा देखिए कि स्थिति क्या है। चाहे इंग्लिश की दुकान हो चाहे देसी की, लगातार आप हमेशा वहाँ पे तांता लगा मिलेगा। तो अगर डीजल पेट्रोल में 2 रुपया की वृद्धि हो गई है तो इतनी बड़ी नहीं है। उससे ज़्यादा तो लोग शराब के ठेकों पैसा दे के चले जा रहे हैं, और उसमें हर वर्ग शामिल है। ऐसा तो नहीं कि केवल शराब गरीब ही पीते हैं, अमीर नहीं पीते, अमीर भी पी रहे हैं, गरीब भी पी रहे हैं, हर वर्ग दे रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है स्नेहा जी जिसको लेकर विपक्ष इतना चिंतित है। विपक्ष को इस तरह की चर्चा पर चर्चा छोड़ करके आज इस मौके पे सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सरकार के साथ खड़ा होने का समय है, सरकार के निर्णयों पे किंतु परंतु करने का लेकिन समय विपक्ष नहीं तो कह रहा है कि जब तक चुनाव था तब तक आपको कुछ नहीं याद आया। देखिए, चुनाव तो ये देश ऐसा है कि यहाँ कहीं ना कहीं रोजे चुनाव होता रहता है। जी विपक्ष आइए कह दीजिए, बात करें, वन नेशन वन इलेक्शन पर रजामंद हो जाएं, फिर 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा। तो क्यों नहीं विपक्ष मान जाता है वन नेशन वन इलेक्शन पे? आप देख लीजिए, यहाँ रोज ही कहीं कहीं चुनाव रहता है। अभी इतने दिन में कितने मुख्यमंत्री शपथ ले चुके, तो एक न एक रोज नया शपथ ले रहा है। कहीं उपचुनाव कोई जीत रहा है, कोई विधान परिषद का रिजल्ट आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। देश तो ऐसा ही है कि जहाँ रोज चुनाव होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव से राष्ट्र की नीतियाँ नहीं तय होती, राष्ट्र की नीतियाँ नागरिकों के हित में तय होती हैं, नागरिकों की स्थिति देखते हुए तय होती है और राष्ट्र की स्थिति देखते हुए तय की जाती है। आज अगल बगल देख लीजिए, जिन देशों का हंगर इंडेक्स बताते हुए विपक्ष के लोग नहीं थकते थे, पूछिए ना कि वहाँ डीजल पेट्रोल क्या रेट में है। अब जो देश इस मामले में संदेशवाहक की भूमिका निभा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे, उनका भी जरा आंकड़ा उठा के देख लीजिए डीजल पेट्रोल का क्या रेट है। तो और वो भी 4 साल 5 साल बाद ये मूल्य वृद्धि हुई है। जी
इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको लेकर के इतना हम आप परेशान हैं या इतनी चर्चा का औचित्य है। सरकार ने उचित समय पर उचित फैसला किया है और ये कहीं न कहीं जो वैश्विक संकट है उसके निमित्त फैसला लिया गया है, कच्चे तेलों के बढ़े हुए दामों को लेकर के। और मुझको लगता है कि जैसे जैसे आगे स्थितियां सुधरेगी वैसे वैसे सरकार इसमें सुधार भी करेगी। इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा पर चर्चा का औचित्य नहीं है। ठीक है नितिन जी, अभी विवेक जी कह रहे हैं जी, कि बहुत स्नेहा ज्यादा जी। चर्चा परिचर्चा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राजनीति आप लोग कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी देश अछूता नहीं है इस संकट से। भारत तो फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में है। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन शायद विवेक जी जिन लोगों के पार्टी के गुरु संस्थापक लोगों में रहे, शायद उनकी बातों को भूल गए। देश में एक बार आया था कि कंप्यूटर आ रहा है, तो पार्टी के संस्थापक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर पार्लियामेंट पहुंच गए थे। जब पहला एटीएम मशीन लगी थी तो ये लोग क्या कर रहे थे, एक सिलेंडर में जो सब्सिडाइज सिलेंडर था उसमें 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए बढ़ते थे, तो पूरी पार्टी जो है सिलेंडर सर में रख करके पार्लियामेंट में दिल्ली की सड़कों में घूमती थी। जब महंगाई बढ़ती थी थोड़ी सी 2 रुपए 3 रुपए, तो ये होता था सब्जी महंगी, तो कुछ इनकी पार्टी के नेता गले में बैंगन भिंडी टमाटर मूली गाजर की माला पहन करके दिल्ली के, ये बात शायद ये भूल गए हैं। अब विपक्ष अगर बात कर दे, आज मैं इनके साथ पूरी तरीके नतमस्तक उनकी बात से सहमत हो रहा हूं, और पूरा का पूरा विपक्ष नारा लगाएगा, मोदी जी तुम महंगाई बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम पेट्रोलियम कंपनियां बेच दो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम देश बेच दो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी आप जो कुछ करोगे पूरा देश साथ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का कल बिल लाओ पूरा देश साथ है। बस पूरे देश के सामने कह दो कि अब आज से कोई भोजन नहीं करेगा, हवा पानी खाएगा, प्रभु के गुण गाएगा, पूरा देश मोदी जी आपके साथ है, आप जो करोगे पूरा विपक्ष कोई जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा। और आज से विपक्ष नतमस्तक हो गया है, पूरा संपूर्ण विपक्ष मोदी जी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार मान करके उनके सामने दंडोत होता है। मोदी जी तुम ये फिलिस्तीन से दोस्ती करो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम अडानी को माला माल करो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम अंबानी को माला माल करो देश हम सब तुम्हारे साथ हैं, अडानी जी तुम विदेशों में घर बनाओ, अंबानी जी तुम दुबई में अपने घर बनाओ, भारत छोड़ के भाग जाओ हम आपके साथ हैं, जो इच्छा हो मोदी जी करो, हम बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा विपक्ष आपके साथ है। कोई नहीं कहेगा कि आप साइकिल से क्यों चल रहे हो, कोई नहीं कहेगा कि आपने दाम क्यों बढ़ाए, कोई नहीं कहेगा कि आपने ट्रम्प से बात क्यों की, कोई नहीं कहेगा कि जब ट्रम्प डांट करके बताता है कि पाकिस्तान को के साथ मैंने सीज फायर करा दिया, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप जो चाहो वो करो, पूरे देश का विपक्ष मान चुका है कि आपके रहते देश में संकट है, और संकट में सब सरेंडर हो जाते हैं, संकट में सारा विपक्ष सरेंडर कर देता है। तो हमने मान लिया कि मोदी जी देश की सबसे बड़ी विपत्ति है, और इस विपत्ति के लिए पूरा देश सरेंडर है। राष्ट्रहित जैसे हो जाए वैसे विवेक जी कर दें, और बाकी हम समीक्षकों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे भाई विवेक जी ने ज्ञान दे दिया है कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, विपक्ष को बिल्कुल इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करे। ये तो आम बात है, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए भी क्या 30 रुपए 40 रुपए बढ़ जाएगा। अभी गैस सिलेंडर कमर्शियल बढ़ा ना, क्यों ज्यादा बढ़ा है, सिर्फ डबल तो हुआ है, मई में बढ़ा, जून जनवरी में बढ़ा, फरवरी में बढ़ा, मार्च में बढ़ा, अप्रैल में बढ़ा, मई में बढ़ा, मई तक बढ़ाते आते जस्ट डबल कीमत हो गई है। 1581 रुपए बढ़े, जो अभी 997 बताया जाता, जनवरी में 100 बढ़े थे, फिर फरवरी में 87 बढ़े थे, फिर मार्च में 30 बढ़े थे, फिर अप्रैल में बढ़े थे, फिर अप्रैल में 2 बार बढ़े थे। इस तरीके से टोटल कीमत जो कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी है वो 1581 रुपए बढ़ी है। 6 महीने के अंदर, अभी 6वां भी नहीं आया, 5 महीने के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत जो 1500 से थे 3000, जस्ट कीमत 2 गुनी हो गई। ये कोई बड़ी बढ़ोतरी थोड़ी ना है,
6 महीने में जब डबल कर सकते हैं तो साल भर में 4 गुना कर देंगे। विपक्ष बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा क्योंकि हैसियत भी नहीं है। जो बोलेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो इसलिए विपक्ष को कुछ बोलना नहीं। मोदी जी तुम जो चाहो करो, पूरा विपक्ष आपके साथ है। और बाकी लोकतंत्र के चौथे खंभे के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं कि हमारे बीच में जो एक पत्रकार और समीक्षक है, इनको जो ज्ञान देना हो वो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग देते। विपक्ष को दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया। इसने विवेक जी, जी स्नेहा जी, सुना आपने सारी चीजें गिना के नितिन जी ने कह दिया कि वो अब आपके साथ हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बिल्कुल, उनको ऐसे मौक़ों पे देश की सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। ये अवसर है। जिस तरह से मैं बिल्कुल खड़ा, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल हम अरे उन्होंने तमाम घटनाएं, तमाम गंभीर आरोप लगा दिया और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। विवेक जी, देखिए वैसा है ना नितिन जी, समाजवादी पार्टी में है एक कहावत है ना कि कौन फलाने से जाए हेरा फेरी से ना जाए, वो अपनी बात हमने वो कहना नहीं चाहता था मैं। नितिन जी नाराज हो जाएंगे, हमारे मित्र हैं, तो अपनी बात बिल्कुल नहीं। आप जो चाहो कहो, हम लोग वैसे सुनते रहने के आदी हो गए। बोले इनकी बुद्धि इतने बजे संयम लग जाए तब नहीं, हम ये नहीं कहते भाई। ये तो पेटेंट तो नितिन जी हम लोगों ने आपके यहाँ छोड़ रखा है सबको गाली देने का। प्रधानमंत्री से लेके ब्राह्मणों से लेके सबको गाली देने के वाले लोग आपके यहाँ वीर बहादुर लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद उसे जरूरतें नहीं है, तो काम आप ही कर सकते हैं। नहीं, ये तो अभी विवेक भाई, कब आप लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को गाली देते हैं, कब उनके गुरुदेव को गाली दे दें, कब प्रधानमंत्री को गाली दे दें, कब ब्राह्मणों के बारे में अब शब्द कह दें। कल तक हर हर मोदी थे, वो कल से तेली बन गए थे। 5 मिनट लगा तो तेली बना। वो भाई देखिए, मैं उस पर नहीं कुछ टिप्पणी करता। देखिए ना हर हर मोदी थे, ना घर घर मोदी थे। हम याद ठीक दिला है, रहे, याद दिला रहे। उस नारे 1 महीना पहले सुनील भाई बैठे हैं, जब मोदी जी जब यूजीसी हर हर महादेव का नारा, हर हर महादेव का जो उद्घोष है, पूरे देश को लोग बता रहे थे कि जो कल तक ये कहते थकते नहीं थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो बता ये सारा तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। वही लोग हैं, वही समाज है। हर हर महादेव का जो उद्घोष है वो महादेव के लिए लगता है और उसकी कॉपी नहीं कोई कर सकता। जो सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, वही जो महादेव थे, देवों के देव थे, जब नड्डा करते थे देवों के देव हैं, भगवान विष्णु के अवतार है। उन्हीं महादेव को ये यूजीसी का कानून जैसे ही आया। अच्छा आप ये बताएं, तो पूरा का पूरा वही समाज। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा महंगाई का है। अच्छा नितिन जी ये बताएं, कह रहे थे, अब हमसे क्यों कहलाते हो? ठीक है विवेक जी, रखिए अपना पक्ष। देखिए ये जिस विषय को कहना चाह रहे हैं कि देवता थे, ये थे, वो थे, तो भाई ठीक है देवता नहीं है, लेकिन देवताओं की कृपा तो उनके ऊपर ही है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो 140 करोड़ की आबादी में वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यहाँ हम आप सभासद नहीं बन पाए, तो उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा तो है ही। उसको आप चाहे ऐसे स्वीकार करिए, चाहे वैसे स्वीकार करिए। और अब चाहे राहुल गांधी को देख लीजिए, पूरी कांग्रेस, पूरा खानदान गांधी परिवार लगा है, टस से बस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर। उसको आप चाहे उपहास में कहिए, चाहे स्वीकार कर लीजिए। हम तो मानते हैं कि उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। नहीं, एक गरीब का बच्चा जो जिसका पिता चाय बेचता है स्टेशन पे, आज वहां से निकल करके आके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक नहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री है, और उसके पहले 3 बार मुख्यमंत्री रहा। अगला यहाँ तो सभासद दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो बिना ईश्वरीय कृपा के संभव है ये। हंसी भले उड़ा लीजिए, आप चाहे उपहास कर लीजिए, जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल आप टोक लीजिए। यही आप जैसे लोग जो सच्चाई से वो मोड़ लेते हो, तब इस तरीके के मक्कार लोग भी वहां तक पहुंच जाते हैं। जब वो स्टेशन नहीं बना था, अरे भी आप कहते रहिए, चाय बेचते थे, जब उस देश में लोगों के पास जूते नहीं होते थे, तो वो एक टन के सूट पहन के टाई लगा करके जाया करते थे, विदेशों में घूम करके बताते थे 40 साल हमने भीख मांगी। तो जब लोग सच्चाई से शुतुरमुर्ग के गर्दन में रेत में गर्दन डाल देता है, उससे आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। आप पूरी बात कर लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। लोग झूठ मत बोलिए, आप पूरी बात कर लीजिए, आ गया है तमाम। आप अपनी बात कर लीजिए, मैं सारी बातों का आपके जवाब दूंगा। पढ़े लिखे थे,
पिताजी क्या पढ़ते थे, वो कब कब विदेशों में जाते थे। आप कब पूरी वो- बात जब कह मेल लीजिए, मैं नहीं आई सबका थी, तो जवाब मेल दूंगा। पे भेजा करते थे। ठीक है, जब वो फिलहाल कलर वापस कैमरा नहीं मुद्दे पे आया आते हैं करते थे, नितिन तो जी। फोटो खींचा आज करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत मुद्दा महान नहीं है। व्यक्ति हैं, नहीं उनकी नहीं, अपनी मानवता बात को मैं पूरी कोई कर लें, सवाल उसका नहीं जवाब करता। जी देता और हूँ। विवेक जी और नितिन जी, आज प्रधानमंत्री का मुद्दा नहीं है, मुद्दा मैं इनकी महंगाई बात का, का आम जवाब जनता दे का दूं। मुद्दा है, उसी पे रहते हैं ना। मैं इनकी बात का जवाब जी। दे देता हूँ। नहीं, मैं उसी इन्होंने बता रहा कहा हूं, कि प्रधानमंत्री नहीं, महंगाई है ना, तो नहीं। महंगाई पर कुछ बोलना नहीं ना। विवेक जी ने बता दिया। मैंने बता तो ये दिया कि संकट का मामूली समय मूल्य है, वृद्धि और है, संकट 4 के साल समय बाद में हुई है, इसमें विपक्ष हाय चुप तौबा रहना करने की कोई चाहिए। आवश्यकता अच्छा, नहीं है। ठीक है, और कि प्रधानमंत्री जी ही एक संकट अंशुमान है, जी। और इसलिए संकट पर अब कोई बात नहीं होगी। ठीक है नितिन जी, विवेक जी, ठीक है। अंशुमान जी, जिसने अजी एक खबर सामने आई कि अप्रैल 2026 में भारत की थोक महंगाई दर जो है वो 8.30% तक पहुंच गई है, जो 42 महीने यानी कि 3.5 साल का उच्चतम स्तर है। जी जी तो क्या सिर्फ ये युद्ध की वजह से ही महंगाई की मार है, या वाकई स्थितियां गंभीर पहले से थी? देखिए स्नेहा जी, आप मौसम का भी बदलता मिजाज देखिए। जी कई जगह पे मौसम के बदलने का कितना घातक परिणाम है कि मतलब कि इस देश में हजारों लोग मौसम के बदलाव के कारण, आंधी तूफान के कारण मर गए। फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। स्टोरेज जो क्षमता है हमारी, जो खाद्यान्नों को लेकर के, उसकी दयनीय स्थिति जो स्थिति है उससे हम सब वाकिफ हैं। जिस प्रकार देश की आबादी है उस प्रकार से खाद्यान्न की सुरक्षा का हमारे पास साधन नहीं है। जो स्टोरेज है हमारा पेट्रोल डीजल को लेकर के, खाद्य तेलों को लेकर के, वो भी हमारा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सुधार है पहले से, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सब जितना भी इनकी नीतियां हैं, जितना भी इनका काम है, ये भ्रष्टाचार में बहुत डूबा हुआ है। सही नीति नहीं है। बार बार इतने लंबे समय से ये कहा गया, खुद भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आएंगे। तीसरा टर्म आ गया है प्रधानमंत्री का, 2 बार आप फुल फ्लैश सत्ता में थे, उसके बावजूद आप इस विषय को लेकर के संसद में नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपको मानना पड़ेगा कि समस्या की जो मूल जड़ है वो है जनसंख्या वृद्धि। ऊर्जा की जरूरत हो या महंगाई बढ़ रही हो या कोई भी आवश्यकता है, हम उसकी पूर्ति एक सीमा तक कर पाएंगे। और मेरी चिंता बहुत ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है। मैं बहुत गहरी तरीके से दृष्टि रख पा रहा हूं कि भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो किस प्रकार से होती चली जा रही है। हम साइडलाइन होते चले जा रहे हैं, सुरक्षा हमारी कमजोर होती चली जाएगी। इससे बड़े बड़े जो देश हैं, अब चीन से हमारा 36 आंकड़ा है, अमेरिका से हमारे संबंध कितने बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। रूस के साथ जो आपके संबंध थे, जो मजबूत संबंध चले आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं रूस के युद्ध के कारण भी प्रभावित हुए हैं। और आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, खासकर अमेरिकी दबाव में, आपने रूस से अपनी दूरियां रखी हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए, आपको कोई ना कोई पक्ष तो लेना ही पड़ेगा विश्व में। आप हमेशा न्यूट्रल बन के नहीं रह सकते। आप हमेशा ये कहेंगे मैं तो युद्ध में रही रहूंगा, मैं नहीं करूंगा। पूरी दुनिया जब उससे प्रभावित हो रही तो आप कैसे बच सकते हैं? आपको कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा, चाहे आप इस तरफ रहिए चाहे उस तरफ रहिए। न्यूट्रल बनने का कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। अगर भविष्य के लाभ आपको लेने हैं तो आपको किसी ना किसी देश के साथ में, आपको किसी समूह के साथ में आपको वो काम करना पड़ेगा। भारत हमेशा ये सोचता है कि मैं इससे भी लाभ लूं, उससे भी लाभ लूं। तो देखिए, भारत के जो संबंध दूसरे देशों से हैं उनमें आपस में बहुत दुश्मनियां हैं, ठीक है ना। और कोई नहीं चाहेगा फिर ऐसी स्थिति में कि आप उस दोनों दुश्मन कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ये देश हमारे साथ में आए, हमारे साथ में आए। वही स्थिति है। महंगाई ये जो बढ़ रही है, ये वैश्विक दबाव का नतीजा है। और ऊर्जा जरूरतों में जिस प्रकार से नियंत्रण की आवश्यकता है, देखिए जब कोरोना काल आया था तब बहुत सारी लोगों में कई अनुशासन देखने को मिले थे और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अनुशासन बिल्कुल किनारे चला गया है। मैं इस बात की बहुत वकालत करता रहा हूँ जिस प्रकार का मामला रहा कि आपको जैसे लॉकडाउन में आपने कई दिवस का एक काम किया। मैं ये कहता हूँ वास्तव में आज भी महीने में 1 दिन की स्थिति लॉकडाउन जैसी करनी चाहिए। जब तक आप कुछ अनुशासन कठोरता से नहीं लाएंगे तब तक वो चीज़ें नहीं बनेंगी। रात में जो खेल हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। अनावश्यक रूप से जो आप, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से आती है? आप कहते हैं डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, किलोमीटर लंबे जाम लग जा रहे हैं शहरों में। एक मतलब कि आपको 5-5 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको 5-5 घंटे लग रहे हैं। लखनऊ शहर के अंदर ये हालत है, आप ट्रैफिक पुलिस दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊर्जा, ये डीजल पेट्रोल कैसे बचेगा? आप उन व्यवस्थाओं से कहते हैं, लोगों से कहते हैं डीजल कम खरीदो, पेट्रोल कम खरीदो। आपके जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है वो इतनी दूषित है, इतनी भ्रष्टाचार में घिरी हुई है या इतनी नाकाफी है कि लोग उसमें यात्रा नहीं करते हैं।
उनको लगता है कि मैं अगर अपनी मोटरसाइकिल लेकर के आशियाना से हजरतगंज तक आता हूं तो मुझे ज़्यादा कम खर्चे में मेरा काम हो जाता है, जबकि वो मेट्रो से आता है तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी। आपकी जो बसें हैं, जो सार्वजनिक बसें चलती थी नगर में, वो बिल्कुल समाप्त की तरफ हैं, ज़्यादा कहीं दिखती ही नहीं है। उसके अलावा जो और भी आपके सरकारी तंत्र थे जो बसें चलती थी, स्थिति यह है कि अवैध डग्गे मारी बसों ने उनको भी बिल्कुल कबाड़ की स्थिति में ला के रख दिया, वो चलती ही नहीं है। लखनऊ की सबसे बड़ी आबादी जो है वो जो ट्रैवल करती है वो इन्हीं डग्गे मारी में कर रही है, एसी बसों में कर रही है। तो सरकार तो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। तो आप कैसे ये कहते हैं कि सब कुछ बचाने सब हो जाएगा? आपको उसकी नीतियों पर तो पालन करना पड़ेगा। आपको जरूरी है कि आप सही तरीके अपनाएं, सही तरीके से आगे बढ़ें, सड़कों को खाली कर दें, स्मूथ कर दें, गाड़ियां आराम से निकल पाएंगी तो उनका डीजल पेट्रोल अपने आप बचेगा। हमको कंपनी एवरेज देती है, कहती है कि हम आपको एवरेज 50 का दे रहे हैं, गाड़ी में 50 का एवरेज मिलेगा, लेकिन वो एवरेज निकलता है 30 का, 20 का। क्यों? क्योंकि हम सड़कों पे इतने जाम में फंस रहे हैं, उससे मुक्ति नहीं पा रहे, हमारा डीजल पेट्रोल तो वही खत्म हो जा रहा है। तो सरकार किस प्रकार से बताना चाह रही है? हम 2 गाड़ी चलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं 2 गाड़ियों चलूंगा, ये उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। उनकी सुरक्षा संबंधी दिक्कतें रहेंगी और उनके पास बहुत शत्रु हैं हमारे देश के, और खासकर प्रधानमंत्री के भी। ऐसी दशा में 2 गाड़ियों का ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें फुल फ्लैश अपनी पूरी सिक्योरिटी को बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ, जो अनावश्यक और भी चीजें हैं उन पर आप लगाम लगाइए। आप जब तक लगाम नहीं लगाएंगे, मैं कह रहा हूं गंगा में है, अब गंगा में डीजल बोट चलती है, वहां पे उन डीजल बोट से एक तो नदी का प्रदूषण भी बढ़ता है, और दूसरा क्या है कि उसको आप रोक सकते हैं। आप वर्तमान में जो हाथ से नाव चल रही हैं उन पे आप आइए, तो उससे रोजगार जो लोग हैं उनको भी मिलेगा और थोड़ा और राहत मिलेगी, डीजल वो कम होगा। जी सुनील जी, नीति, नियत, युद्ध, तमाम मुद्दे उठ गए और कहीं ना कहीं जो मार्ग थी वो आकर के आम जनता पर टिक गई। क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? कैसे आम जनता को राहत मिलेगी, या वाकई कंधे से कंधा मिलाने के चक्कर में जनता तबाह हो जाएगी? देखिए स्नेहा जी, जी पहले मैं नितिन जी की बात जवाब देना चाह रहा हूँ। हमारे भाई हैं, उन्होंने मोदी जी को कहा कि जैसे यूजीसी आया मोदी जी तेली हो गए। जी बाबा ने रामायण में लिखा है नितिन जी कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। लाख करे सब प्रीति। बड़े भाई, जब तक हम आप कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, पापा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, और आप देखते जिस दिन ये शरीर कमजोर होता है, घर में एक किनारे डाल दिए जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी नहीं, हमारा आपका भी एक दिन यही हाल होगा कि दुनिया बहुत स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ रहता तब तक सब चिपके रहते हैं, और स्वार्थ जिस दिन खत्म हो आता है, आपके मित्र, हमारे मित्र, हमारा परिवार धीरे धीरे किनारा कर लेता है। तो अगर हम यूजीसी के लोग कह रहे हैं मोदी जी को, तो संसार स्वार्थ में डूबा है, मैं इस बात को बुरा नहीं मानता हूँ। दूसरी बात नहीं जी, देखिए अंशुमान जी, कई बातों में सहमत भी हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे 2 प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर के ही, कहीं सुरक्षा उनकी गड़बड़ हुई और उनके साथ कैसी घटनाएं हुई हैं, ये बड़ी दुखद रही हैं, और वो इतिहास हमारा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, और देशवासियों को इस बात समझना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं, भाई उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ जी हैं, अखिलेश जी हैं, इनकी सुरक्षा अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी है। ये इनको छोड़ बाकी जिनको आवश्यकता नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप क्यों इतनी वाहन लेकर चल रहे हो। और अंशुमान जी जो कह रहे हैं, वास्तव में इसमें सरकार सोचना चाहिए कि संडे, महीने में एक संडे को आप लॉकडाउन कर दें, कितना पेट्रोल बच जाएगा आपका। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, लेकिन मुझे लोग बताते हैं कि एक दिन उन्होंने कहा था कि आज पूरा देश व्रत रहेगा, हमारा अन्न बच जाएगा। और सच है कि एक दिन कितना खर्चा होता है, अगर उस पर हम लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात है। चाइना की बात हम कर रहे हैं स्नेहा जी, देखिए चाइना कितना करप्शन था, पॉपुलेशन क्या थी, तो कहीं न कहीं कुछ तो कठोर निर्णय आपको लेने ही पड़ेंगे अगर वास्तव में देश के हित में आप काम कर रहे हैं। आपने नोटबंदी निर्णय लिया जी, सारे लोगों ने स्वीकार किया, तो जनसंख्या नियंत्रण, मैं बार बार कहता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, घटता हुआ पानी, ये भारत के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और इस पर वोट के चक्कर में कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। चाइना देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हमसे आगे निकल गया, आज आके दिखा रहा है। तो इस तरह के निर्णय लेने में सरकार को तत्काल निर्णय ले और कार्रवाई करनी भी चाहिए। दूसरी बात, मैं देखिए विवेक जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात करता हूँ, भाजपा भाई वरिष्ठ नेता हमारे मित्र हैं, लेकिन महंगाई का प्रभाव जनता के ऊपर पड़ी रहा है। जरा मीडियम क्लास से पूछिए कैसे वो दिन गुजार रहा है।
बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है, फीस इतनी बढ़ती चली जा रही है कि टीचर आप सामने कह दें, प्रबंधक कह दें, अरे उसके लिए महंगाई थोड़ी जिम्मेदार, उसके लिए प्राइवेट कॉलेजों डकैती जिम्मेदार है। जिम्मेदार आप है, सरकार तो आपकी है भाई, हम किसके पास जाएंगे? किस पॉलिटिक्स विद्यालय नहीं है, तो हर पॉलिटिक्स नेताओं के विद्यालय है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सांसद विधायकों सत्ता में तो आप है ना, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना विवेक जी। मुख्यमंत्री हम लोग तो यहाँ लगातार आवाज उठाते रहते हैं। हम तो हमारे देखिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली में क्या किया है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, क्या दुनिया ने देखा? तब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, कोई नेता वन एजुकेशन की बात करता है, बता दी हमको छोड़ के। मैं आज से 10 साल से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने मेरे ही खबरों पर संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा था कृष्ण तो हम एक साथ पढ़ेंगे विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा था 1 से 5 तक समान शिक्षा होगी, लेकिन समान शिक्षा को चर्चा नहीं करना, इसलिए कि हमारे बच्चे शासक बने, नेता बने, अफसर बने और जनता गुमराह करके कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं आरक्षण के नाम पे उसको उसी तरह से मजबूर करे, वो गरीब गरीब बना रहे। क्यों समान शिक्षा लागू नहीं करते हैं आप? क्यों विद्यालयों में कार्रवाई नहीं करते हैं? 10-10 हजार फीस है स्नेहा जी प्राइवेट कॉलेजों को। सोचिए कि 10,000 में अगर कोई मीडियम क्लास बच्चा पढ़ाना चाहे तो सपना है उसके लिए। 11,000 तो एडमिशन फीस है। वही मैं कह रहा हूँ जी, आप तो सब जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लोग बीच रहते भी हैं। 10-10, 11-11 हजार सांसदों के विद्यालयों में फीस ली जा रही है और कोई उसे बोल नहीं रहा है। किसी दिन जनता ही इसका जवाब देगी और वो 27 चुनाव आ रहा, जरूर जनता जवाब देगी। बहुत जनता त्रस्त हो रही है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग में भ्रष्टाचार ना हो। मुख्यमंत्री जी की नीतियों पैसा परिता लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स बैठे, और उनके धन का कितना दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई से एक विभाग की जांच करा दे, मैं मानता हूं उस विभाग 25% अफसर जेल चले जाएंगे। तो ये पैसा किसका है? जनता का पैसा, हमारा आपका पैसा है। हम महंगाई की मार से मरे जा रहे हैं और अफसर जो कह रहे थे अंशुमान जी कि सोना ना खरीदे, सोना कौन खरीद रहा है? एक प्रचलन ये भी चला है कि गोल्ड खरीद करके अपने फार्म हाउस में गाड़ दीजिए, न वहाँ ईडी पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी। नहीं, कुछ IAS अधिकारी गोल्ड में घुस भी लेते हैं। फिलहाल कुल मिला के सुनील जी स्थितियां गंभीर है, बिल्कुल महंगाई गंभीर है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ है, चाहे तर्क अंतर्राष्ट्रीय संकट का हो या फिर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के उछाल को, इसका अंतिम बोझ घूम फिरकर उस आम आदमी की जेब पर ही गिरता है जो पहले से ही बढ़ते दूध के दामों और रसोई के बजट से जूझ रहा है। विपक्ष इसे सरकारी वसूली कह रहा है तो सरकार इसे वैश्विक मजबूरी बता रही, लेकिन इन दावों और प्रतिदावों के बीच फंसा है वो मध्यम वर्ग और वो किसान जिसके लिए 3 रुपए की ये बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उसके महीने भर के गणित को बिगाड़ने वाला एक बड़ा झटका है। अब सवाल प्रशासन और नीति निर्माताओं के सामने, क्या आने वाले समय में टैक्स में कटौती कर जनता को कोई हवा का झोंका जैसी राहत दी जाएगी या फिर जनता को अखिलेश यादव के उस तंज को सच मानकर साइकिल को ही अपना स्थायी विकल्प बनाना पड़ेगा। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, वक्त बताएगा कि जनता क्या फैसला लेती है। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।